हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु, ये छोटे चैप्टर है लेकिन बेहद ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करेंगे। जैव अणु में ये पहला क्वेश्चन रहा आपके पास, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम की अगर बात करो तो एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अगर उत्प्रेरक की बात कर लो तो आप उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करवाने में मदद करता है। यानी कोई भी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करवाता है, यानी उसके दर को बढ़ाता है या तो फिर घटाता है, या और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शंस करवाने के काम में आता है। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आप याद रखना हमेशा इसको, एंजाइम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्लियर है? आगे सवाल है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आप किसको बोलोगे? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलोगे? विटामिन सी को। ये एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन। तो एंजाइम और प्रोटीन एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है बल्कि विटामिन सी है। तो यहाँ पे आप विटामिन सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी। एक प्रकार का ये विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम है विटामिन सी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वैसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान करता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है कि जब उसका आप जल अपघटन कराओगे तो कम से कम 3 मोनोसेकेराइड अणु देगा और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेकेराइड अणु देगा। तो इसमें सही इसका आंसर क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड। क्या है सर? ओलिगोसेकेराइड। यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की बात होगी तो पॉलीसेकेराइड हजारों की संख्या में आपके मोनोसेकेराइड देंगे। मोनोसेकेराइड तो ऑप्शन होगा नहीं, मोनोसेकेराइड तो नहीं होगा। ओलिगोसेकेराइड में टाइप्स आता अलग अलग प्रकार का। ओलिगोसेकेराइड के अंदर आएगा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, है ना, फिर टेट्रासेकेराइड, ये सारे ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही आएंगे। पॉलीसेकेराइड की अगर बात करो तो पॉलीसेकेराइड 10 से लेकर 20 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान करेगा, लेकिन ये जो ओलिगोसेकेराइड होगा वो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान करेगा। क्लियर है? आगे सवाल पे आ जाते हैं, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? जब आप स्टार्च का जल अपघटन कराओगे यानी जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो अलग अलग मोनोसेकेराइड अणुओं में टूट जाएगा। काफी सारी संख्या में मोनोसेकेराइड देंगे तो कौन सा एंजाइम उसमें उपस्थित होंगे? किस एंजाइम की उपस्थिति में आप इसका जल अपघटन कराओगे? तो उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज। क्या नाम है? इनवर्टेज। क्लियर है? गन्ने की चीनी की बात करो, जो आप चीनी आप लोग हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, जो खाने की यूज में होते हैं, गन्ने से निर्मित होते हैं। तो गन्ने की चीनी को जब जल अपघटन कराओगे तो क्या क्या उससे प्राप्त होगा? जब चीनी का जल अपघटन कराओगे तो सुक्रोज, चीनी मतलब सुक्रोज, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है तो 2 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान होंगे, एक ग्लूकोज का दूसरा फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड को जल अपघटन कराओगे तो 2 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान करेगा। अब चीनी का जल अपघटन कराने से यानी सुक्रोज की जल अपघटन कराने से एक देगा आपका ग्लूकोज का, दूसरा देगा फ्रक्टोज का। तो गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा एवं फ्रक्टोज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, यानी हमारे बॉडी में काफी सारी चीजें पहले से मौजूद होती है जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है, मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, उसको अपन बाहर से लेते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपन बाहर से लेंगे? अब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन पहले से मौजूद होता है, बहुत सारी ग्रंथि होती है, अलग अलग ग्रंथि होती है, अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन का स्राव होता है, तो हार्मोन तो पहले से ही होता है। डीएनए वो भी पहले से होता है, प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड वो भी मौजूद होता है। तो हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के अंदर क्या मौजूद नहीं होता है पहले से? तो उसका नाम है विटामिन। विटामिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, विटामिन अपन बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या करेंगे? बाहर से लेंगे। तो ये सवाल है आपके पास, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। तो मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता? एंजाइम। एंजाइम ऑलरेडी पहले से मौजूद है। डीएनए हमको विरासत में मिला। हार्मोन तो बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है, और ये सी नंबर ऑप्शन विटामिन। तो हमारे बॉडी में विटामिन ऑलरेडी पहले से मौजूद नहीं होता, विटामिन अपन बाहर से लेते हैं, और विटामिन का काम है हमारे शरीर को रख रखाव करना और आवश्यक चीजों में वृद्धि करना जो हमको जरूरत होता है विटामिन का। अब 7 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए का नाम क्या है? अलग अलग विटामिन होता है ना, विटामिन कई प्रकार के होंगे, विटामिन ए,
विटामिन बी में भी कई टाइप्स, B12, B2 है ना। फिर उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ये सारे विटामिन की अगर बात हो तो विटामिन ए क्या कहलाएगा, इसमें विटामिन ए को क्या बोलोगे, तो विटामिन ए को बोलोगे रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलोगे आप, रेटिनॉल। अब देखो अलग अलग विटामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी, इसको बोलोगे विटामिन सी। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल है आपका विटामिन डी, कैल्सीफेरोल को क्या बोलोगे, विटामिन डी। टेकोफेरोल को क्या बोलोगे, विटामिन ई। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सीफेरोल विटामिन डी, और टेकोफेरोल कौन सा विटामिन, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो कोबाल्ट एक प्रकार का धातु है, वो किस विटामिन में प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किसमें होगा, विटामिन B12 में। अब यहां से बात कर लो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कोबाल्ट नहीं होता, क्लोरोफिल में दूसरे धातु होते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम। विटामिन सी में कोई धातु नहीं होता। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, और इस रक्त में यानी हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु, लोहा, और विटामिन B12 में कोबाल्ट, और कैल्शियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। अगले सवाल पे आता है CONH2 समूह को क्या कहा जाएगा। CONH2 को बोलोगे एमिडो समूह। कौन सा समूह, एमिडो। एमिनो होता है NH2 है ना, कार्बाइलेमिन भी ये एमिन से ही बनता है, कार्बाइलेमिन। CONH2 को कौन सा समूह बोलोगे, एमिडो समूह। ज्यूटर आयन बनाने में सामर्थ्य है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन ज्यूटर आयन बनाएगा, तो ज्यूटर आयन बनाएगा NH2CH2COH, यानी कार्बोक्सिलिक का समूह होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है एक तरह का, ये प्रोटीन में शामिल होगा। तो ज्यूटर आयन कौन बनाएगा, NH2CH2COH। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में कौन सा घटक डीएनए में उपस्थित नहीं रहता। तो डीएनए और आरएनए की बात करो, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए। डीएनए का मतलब हुआ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए दोनों में 4 नाइट्रोजन के घटक पाए जाते हैं, डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4। तो डीएनए में जो 4 घटक होगा और आरएनए में 4 घटक होगा, तो दोनों में 3 ऐसे घटक सेम होंगे बल्कि और एक डिफरेंट होंगे। डीएनए में भी 4 कंपोनेंट, आरएनए में भी 4 कंपोनेंट, लेकिन डीएनए आरएनए में 3-3 कंपोनेंट कॉमन होंगे, 3-3 समान कंपोनेंट होंगे, और चौथे कंपोनेंट डीएनए में जो होंगे वो आरएनए में नहीं, जो आरएनए में होंगे वो डीएनए में नहीं, मतलब चौथा कंपोनेंट डीएनए आरएनए में डिफरेंट होगा। तो समान कंपोनेंट कौन कौन होगा, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 3 कंपाउंड घटक समान होते हैं डीएनए में, और यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, बल्कि यूरेसिल कहां पाया जाता है, आरएनए में। तो निम्न में कौन सा घटक डीएनए में शामिल होता है। डीएनए में कौन कौन से घटक होंगे, डीएनए में होंगे एडेनिन, दूसरा होंगे गुआनिन, तीसरा होंगे साइटोसिन, और चौथा होंगे थाइमिन। ये AGCT का मतलब समझ जाओ। डीएनए में कौन कौन होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये होगा आपका डीएनए में। क्लियर। आरएनए की बात करो तो आरएनए में होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये होगा आपका आरएनए में। क्लियर। तो ये आरएनए में शामिल होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो कौन सा समूह यानी कौन सा घटक डीएनए में उपस्थित नहीं रहता, तो डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में किस जैव अणु का मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है। अब यहां पे मैग्नीशियम धातु की बात करो तो मैग्नीशियम धातु कौन सा बायोमोलिक्यूल्स, कौन सा जैव अणु में संभव होगा, यानी उसका प्रमुख संघटक होगा। तो मैग्नीशियम किसमें शामिल होगा, क्लोरोफिल में। याद रखना मैग्नीशियम किसमें शामिल होगा, क्लोरोफिल में। ठीक है। हेमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, तो इसमें मैग्नीशियम शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोटीन के अल्फा एमिनो अम्ल, प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाएगा, अल्फा। प्रोटीन के अल्फा एमिनो अम्ल किस आबंध द्वारा जुड़े जाते हैं। काफी सारे अल्फा एमिनो एसिड होंगे जो आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, तो उस बॉन्ड का नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होगा उसका, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के अल्फा एमिनो अम्ल किस आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसका क्या नाम होगा, पेप्टाइड आबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो ग्लूकोज में अगर कायरल कार्बन की बात करो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6।
और जो ग्लूकोज होते हैं वो कीटोन समूह और एल्डिहाइड समूह के होते हैं। जब ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें 6 कार्बन ऊपर से नीचे होंगे, ऊपर में आपके होंगे एल्डिहाइड समूह और नीचे में होंगे एल्कोहल समूह। तो टोटल 4 बीच में ऐसे कार्बन होंगे कि जिसके चारों ओर डिफरेंट एलिमेंट जुड़े होंगे, तो उसी को आप बोलोगे कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4। क्लियर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? अस्कर्वी। अस्कर्वी रोग उसको बोलेंगे, जैसे किसी अगर दांत की बात हो तो दांत के मसूड़े में ब्लड का आ जाना, दांत के मसूड़े में क्या आ जाना? ब्लड का रिसाव हो जाना, उसमें अस्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको सूखापन बोलोगे। बेरी विटामिन बी की कमी से होगा। बांझपन विटामिन ई की कमी से होगा। तो ये सारे विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी और अस्कर्वी विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? अस्कर्वी। तो ये थे आपके जय बनो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसको अच्छे से, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इसको आप कॉपी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।